हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में थोड़ी सी बात मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे तुरंत शिफ्ट कर रहा हूँ। तो वो आप सब सामने देख रहे हैं। मैंने ना इलस्ट्रेशन नंबर 17 कराना है बुक का। उसमें ना बेटा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम गिवन है। पेपर में कुछ और ना आ जाए, आपको परेशान ना कर जाए, इस वजह से बेटा एक बार सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्लियर कर लो। सब सामने देखो जी। बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को क्लियर रखो, उसका ट्रीटमेंट क्लियर रखो, सब सामने देखें। बेटा, आपको याद है, आपको पता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या चीज होती है? नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बिजनेस में कुछ बेटा कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल एब नॉर्मल एक्टिविटीज हैं। इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोला जाता है। ठीक है जी। जैसे कि मैं 3 से 4 एग्जांपल दे देता हूँ बेटा। मैं एक एक करके सबका डिस्कस भी करूंगा ट्रीटमेंट, और एक एक करके सबको एक्सप्लेन भी करूंगा। सबसे पहली चीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, वो है बेटा वीआरएस। वीआरएस क्या होता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। कभी सुना है आपने इसका नाम? एक आध बार मैंने कभी बोला होगा। इससे बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। बिल्कुल एबनॉर्मल चीज है, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। समझाता हूँ बेटा। 1995 के अप्रोक्स ना बैंक में ना पहली बार कंप्यूटर आने जा रहे थे, कंप्यूटराइजेशन होने जा रहा था। और बेटा, आपको पता है कितने सारे लोगों ने इसके खिलाफ धरना दिया? लगभग बैंक के सभी एम्प्लॉइज ने धरना देना शुरू कर दिया। ठीक है जी। उनको कभी ये समझ में नहीं आ रही थी बात कि उनकी जॉब बिल्कुल सेफ है। उन्हें लग रहा था भैया एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम करता है, हमारी नौकरी जाएगी तो कंप्यूटर आएंगे। ठीक है जी। बैंक उन्हें समझाने में लगा हुआ है, भाई हम अपनी ब्रांचेस बढ़ाएंगे, किसी की नौकरी नहीं जा रही, बल्कि आप कंप्यूटर पे काम करना सीख जाओ, आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। कोई सुनने को तैयार नहीं। ठीक है जी। बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं, धरने दिए जा रहे। तो बैंक ने ना एक ऑफर ले आया, उसको बोला वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अपनी मर्जी से रिटायर हो जाओ और घर बैठे बिठाए आपको 20,000 रुपए महीना मिलते रहेंगे, अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो। मान लो कि 40,000 रुपए महीना पे काम कर रहा था, घर बैठ जाओ, अभी से रिटायर हो जाओ, 20,000 रुपए महीना हमारे से बैठे बिठाए ले लो। अब ऐसा करने से आपको लग रहा होगा बैंक को लॉस हुआ होगा, कुछ भी लॉस नहीं हुआ। बैंक ने एक यंग ब्लड ढूंढा जिसको कंप्यूटर चलाना आता था, ठीक है जी, उसको थोड़ा सा और ट्रेन किया और उसको 20,000 25,000 की सैलरी में रख दिया। अब एक तरीके से सोचा जाए, 20 उसको जा रहे हैं, 25 नए को दे रहे हो, 45 जा रहे हैं, 5,000 का लॉस जरूर हो रहा है, पर एक यंग ब्लड आ गया जो दुगनी स्पीड पे कंप्यूटर पे काम कर पाए। बैंक ने इससे बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाया। अब ये क्या बार बार आपने स्कीम देखी है? 1995 में पहले मैंने पहली बार वर्ड सुना था। ठीक है जी। उसके बाद तक आज तक पता ही नहीं है, दोबारा कभी नहीं आया बैंक में। कितना नॉर्मल चीज है, समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब बेटा, वीआरएस के जितने भी पैसे आए दिए हैं बैंक ने, जितने भी एम्प्लॉइज ने चुपचाप चुन लिया कि हम वॉलंटरी रिटायर हो रहे हैं, ये नुकसान तो है बैंक का। काइंड ऑफ सैलरी तो पे की है आपने। सर पी एंड एल अकाउंट में क्या की होगी? डेबिट की होगी, अगर मैं टी फॉर्म के हिसाब से सोचूं तो। ठीक है ना जी। डेबिट की होगी, खर्चे या नुकसान है, डेबिट तो किया होगा। ठीक है। अब आपको बता देता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैं निकालता क्या हूं। सबसे ऊपर क्या लिखता हूं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैं क्या निकाल रहा हूं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाल रहा हूं। और ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट हो रखी है। तो क्या किया होगा बेटा मैंने? तो वो जो वर्किंग नोट बनाता हूं ना, वहां पर सबसे पहले इसको ऐड कर देना, क्योंकि आप लेस कर चुके होंगे, पीएनएल में लेस कर चुके होंगे, तो इसको ऐड कर देना। बात समझ में? ध्यान रख लेना, किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एक ट्रीटमेंट नहीं होगा। कितने होंगे? 2। अगर एक जगह ऐड हुआ दूसरी जगह लेस जरूर होगा। ठीक है जी। और वो भी मैं सोच सिखा दूंगा आपको। अब ये अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने सैलरी दी है, ऑपरेटिंग काम है कि नहीं है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट काम क्या करते थे आप? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से इनकम टैक्स माइनस कर देते थे, फिर आता था नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर कभी क्वेश्चन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दी हो, तो आप क्या करना है? इनकम टैक्स पेड माइनस करने के बाद लिखना कैश फ्लो या नेट कैश फ्लो या इनफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वर्ड लिख देना। ठीक है जी। बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वर्ड लिख देना। लिख दिया।
अब इसमें से बेटा ये वीआरएस के पैसे माइनस कर दो। अब आपको लग रहा होगा ये मैंने माइनस क्यों करा दिया सर, आपको नहीं लगता ये आउटफ्लो हुआ है? भैया वीआरएस के पैसे आपने दिए हैं, आउटफ्लो ही तो है, आउटफ्लो इसलिए बाहर निकाल दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से समझ में आ गया? बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्रॉफिट निकाल रहे थे क्योंकि ये पीएनएल अकाउंट में माइनस कर दिया होगा। अगर मैं प्रॉफिट चाह रहा हूं बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो उसे ऐड करना पड़ेगा। एक बार ऐड किया क्योंकि इसकी वजह से पैसा जा रहा है इसलिए दोबारा लेस कर दिया, यानी कि कुल मिला के इंपैक्ट तो नलीफाई हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पहली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्लियर हुई, वीआरएस। आगे बढ़ जाए। लॉस ऑफ स्टॉक। बेटा स्टॉक जल के राख हो गया, ठीक है जी, या अर्थक्वेक आया उसमें खत्म हो गया, ठीक है जी, या चोरी हो गया, अनयूजुअल एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है जी। अच्छा नुकसान हुआ, पीएनएल में क्या किया होगा? पीएनएल अकाउंट में क्या किया होगा? डेबिट। अरे यार बोल यार, इतना तो बोल दो यार, बाकी तो मैं समझा ही रहा हूं ना, बेसिक बात तो क्लियर करो। पीएनएल में डेबिट किया होगा। अच्छा जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में निकालता हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मैं वो प्रॉफिट निकाल रहा हूं जो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो भैया मेरे को इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए मैंने क्या किया होगा, क्योंकि मैंने इसको लेस किया पीएनएल अकाउंट में, मैंने ऐड कर दिया होगा कि नहीं? ऐड कर दिया होगा, ठीक है जी। और बाबू आखिरी में जब इनकम टैक्स पेड मैंने माइनस कर दिया होगा, मैंने लिखा होगा नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और आखिरी में इसको फिर लेस कर दिया होगा। बेटा अब ये इसको लेस क्यों कर दिया? अब ये तो आप कहोगे आउटफ्लो भी नहीं है, पैसा कौन सा चला गया? बेटा काइंड ऑफ पैसा ही चला गया। वैसे ये थोड़ा सा कंसेप्ट फाइनेंस का, मैं एक बात बोल देता हूं आपको। अच्छा अगर मेरे पास स्टॉक रहता तो मैं बेचता, पैसा आता ही तो। पैसे का मतलब पैसे का ना आना जाना ही होता है बेटा। फाइनेंस में ये हिंदी में एक बात समझाता था मेरा टीचर मुझे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। पैसे का ना आना, अब बेटा स्टॉक ही नहीं रहा, पैसा आएगा तो नहीं, पैसे का ना आना भी जाने के बराबर ही है। क्लियर है जी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? वीआरएस समझ में आया? लॉस ऑफ स्टॉक समझ में आया? ठीक है जी। तीसरी बात, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम बेटा आज आपको मान लो ये स्टॉक का नुकसान हुआ था, मैं स्टॉक का ट्रीटमेंट दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूं। स्टॉक का नुकसान हुआ था और मुझे इंश्योरेंस क्लेम भी मिल गया, अनदर अनयूजुअल आइटम, ठीक है ना जी। अगर ये बार बार नहीं होता तो ये कैसे बार बार हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में? ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो मैंने इनकम बना दी होगी, जोड़ दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा पीएनएल अकाउंट में, ठीक है जी। मैं क्या निकाल रहा हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हटा दो, हटानी है, मैंने ऐड कर रखी थी, इसको क्या किया होगा पुत्र जी आपने? लेस कर दिया होगा, लेस कर दिया होगा, ठीक है। और फिर सबसे नीचे क्या किया होगा? इनकम टैक्स पेड के बाद क्या लिखा होगा? नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसकी वजह से क्या हुआ? इंश्योरेंस क्लेम मिला तो बेटा मेरे पास इनफ्लो हुआ, पैसे आए हैं, ठीक है जी। क्योंकि स्टॉक जल के राख हुआ है, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही मैंने इसको ऐड कर दिया, इनफ्लो हुआ है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का से बात समझ में आती है? आगे बढ़ जाए। तीन बातें, कोई दिक्कत? सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम समझ में आई? पहले आपको मैं ये बता दूं इलस्ट्रेशन नंबर 17 में ये दोनों है, दोनों है, ठीक है जी। जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकाल रहे होंगे, इसको ऐड कर देना, इसको लेस कर देना, और आखिरी में इसको लेस कर देना, इसको ऐड कर देना। ये देख रहा इंपैक्ट नलीफाई होगा आखिरी में, कुछ भी हो जाए नलीफाई ही होगा इंपैक्ट, ठीक है। आगे बढ़ाओ, दो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की बात करूं। आपके क्वेश्चन की तो बात मैंने पूरी कर दी, पर सीबीएसई बोर्ड की बात नहीं पूरी करी, क्या पता क्या आ जाए। एक और बात करते हैं बेटा, इस बार लॉस ऑफ एसेट है, स्टॉक नहीं, एसेट जलकर राख हो गई, कारण कुछ भी हुआ, फायर या
अर्थक्वेक या चोरी हो गई, कुछ भी हो, ठीक है पुत्र, समझदार को इशारा काफी। पीएनएल अकाउंट में क्या किया होगा, डेबिट किया होगा, खर्चा नुकसान है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या निकालता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बेटा मैंने नुकसान को डेबिट कर दिया था, माइनस कर दिया था, वापसी एड बैक कर दो, ठीक है जी। बट एसेट्स कहां का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का। किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का। बेटा इसको बाद में इन्वेस्टिंग में लेस कर देना, क्योंकि अब इसकी वजह से पैसा नहीं आ पाएगा मेरे पास, और पैसे का ना आना कभी कभी जाना ही होता है। अगर ये एसेट मेरे पास रहती तो कभी तो बिकती, पैसा आता। अब इसकी वजह से पैसा तो नहीं आ पाएगा, ठीक है जी। पैसे का ना आना जाना ही है, आउटफ्लो के बराबर ही है, माइनस कर देना, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा यही एसेट बेचने पर अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल गया होता तो पीएनएल अकाउंट में मैंने इनकम दिखा दी होती, लेकिन मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या दिखा रहा हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैंने प्लस कर रखा है, इसको बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। फिर इंश्योरेंस क्लेम किसकी वजह से मिला, किसकी वजह से मिला, एसेट के जलने से। एसेट्स कहां का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का। बाबू इन्वेस्टिंग का इनफ्लो हो रहा है, इन्वेस्टिंग में ऐड कर देना। कुल मिला के ये 5 ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपके कोर्स का पार्ट है, मैंने 5 का ट्रीटमेंट बता दिया, ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ रिपीट कराना हो बताओ। 5 डन, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाएं आगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मैं डिस्कशन शुरू कर रहा हूं आज। बेटा बैक टू बैक 4 क्वेश्चन फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद बुक में अगर किसी की कोई समस्या है इस वाली पास्ट ईयर को छोड़ दो तो आप प्रॉब्लम ले सकते हैं, ठीक है जी। करो पहले मैं फाइनेंसिंग की चर्चा। चल तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की मैं चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं। फॉर्मेट आपको पता ही है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग की हम चर्चा कर ही चुके हैं, सुनना जरा आराम से। बेटा कौन सा पोर्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है बैलेंस शीट का, एक तो बेटा शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड में भी शेयर कैपिटल, और एक बेटा नॉन करंट लाइबिलिटीज पूरा। और करंट लाइबिलिटी में बेटा बैंक ओडी और सीसी, बैंक ओडी और सीसी, बस यही तो चीजें रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुन, अगर आपने शेयर इशू करे, इशू ऑफ शेयर्स, उससे पैसा आया होगा, इनफ्लो दिखा देना, पॉजिटिव आइटम रिकॉर्ड कर देना, ठीक है जी। लेकिन मैं अगर आपको कहूं आपने शेयर इशू करे लेकिन प्रीमियम पर करे, मान लो आप 1 लाख रुपए के शेयर इशू कर रहे हो लेकिन 10% प्रीमियम पे, तो क्या सिर्फ फेस वैल्यू आई होगी, सिर्फ फेस वैल्यू तो नहीं आई होगी, प्रीमियम भी तो आया होगा, उसका भी तो इनफ्लो ही हुआ होगा। तो ध्यान रख लेना फेस वैल्यू में सिक्योरिटी प्रीमियम जोड़ना मत भूलिएगा। और अगर शेयर इशू करने के लिए आपने किसी को ब्रोकरेज या अंडरराइटिंग कमीशन दी, तो मान लो मैंने किसी ब्रोकर से बिकवाए शेयर, तो बेटा उस कमीशन को माइनस करना भी बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने लिख दो ब्रोकरेज या अंडरराइटर कमीशन माइनस कर दो, हो गया इनफ्लो, ठीक है। बाय बैक ऑफ शेयर, अगर बेटा आपने कंपनी ने अपने शेयर वापस खरीद लिए तो बेटा इसकी वजह से आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा जेब से। दो बातें डन। तीसरी बात, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सेम इक्विटी शेयर वाली बात कॉपी। बेटा फेस वैल्यू पर इशू करे तो सिर्फ फेस वैल्यू आ रही होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करे तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा होगा, डिस्काउंट पर इशू करे तो जेब से डिस्काउंट जारी होगी, फेस वैल्यू में से माइनस कर देना। अंडर कमीशन दी या ब्रोकरेज दी तो वो भी जेब से जारी होगी। नेट इंपैक्ट बाहर लिख दूंगा, ठीक है, पक्की बात। बेटा अगर रिडेम्पशन कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर का, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडीम कर रहे हो अपने प्रेफरेंस शेयर्स, तो क्या करें बेटा, अगर सिर्फ फेस वैल्यू पर रिडीम कर रहे हो तो सिर्फ उसी का आउटफ्लो हो रहा होगा,
ज्यादातर प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर रिडेम्पशन पर प्रीमियम है वो भी तो मेरा नुकसान है, वो भी तो मेरा नुकसान है, ठीक है ना। अगर मैं 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर वापस कर रहा हूं पर देते टाइम 1,10,000 दे रहा हूं, तो जेब से सिर्फ 1 लाख नहीं जा रहा, 1,10 जा रहा है। फेस वैल्यू में प्रीमियम और रिडेम्पशन छोड़ देना, वो आउटफ्लो होगा आपका, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट बाद लोन के लिए सेम, मतलब डिबेंचर्स के लिए इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर वाली बात कट कॉपी पेस्ट सेम, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर में जो मैंने बात लिखी है कट कॉपी पेस्ट सेम, इशू ऑफ डिबेंचर पैसा आएगा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पैसा जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, 6 बातें समझ में। अच्छा, अगर बैंक ओडी बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपके पास पैसा आ रहा है, बैंक ओडी की रीपेमेंट कर रहे हो तो पैसा जा रहा है, सेम बात सीसी के लिए भी है, ठीक है जी, सेम बात लोन के लिए भी है, बैंक ओडी सीसी लोन मैं लिख नहीं रहा, कट कॉपी पेस्ट बात से, ठीक है जी। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ जाए। 2-3 बातें और डिस्कस करनी है आपसे बेटा। मान लो एक बैलेंस शीट आपको देता है, उसमें दिखाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लीज सामने देखना चाहिए, काम की बात बोलूंगा मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख रुपए हो गई 10 लाख से, और 12% प्रेफरेंस शेयर्स ये हो गए 8 लाख 10 लाख से, ठीक है जी। और नीचे एडिशनल इन्फो में कहता है इक्विटी शेयर को डिविडेंड देना है, कुछ भी समझ लो 10%, ठीक है। उत्तर, अब सबसे पहले तो आप दिखाओगे इशू हुए इक्विटी शेयर 2 लाख रुपए आ गए, फिर दिखाओगे प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए 2 लाख रुपए चले गए, 10 से 8 हो गए मतलब रिडीम हो गए, रीपेमेंट हो गए। अब मैं आपको एक बात पर्टिकुलरली सजेस्ट कर देता हूं, ये देखो ये जिंदगी का प्रिंसिपल भी है कि प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर क्यों बोला गया, क्योंकि आपको 2 बातों की प्रेफरेंस थी, जब भी डिविडेंड दिया जाएगा इक्विटी से पहले आपका दिया जाएगा, जब भी प्रिंसिपल रीपेमेंट होगी इक्विटी से पहले आपकी होगी, तभी तो आपको प्रेफरेंस शेयर बोला गया, यही तो प्रेफरेंस थी प्रेफरेंस शेयर को। अब क्वेश्चन है इक्विटी शेयर को 10% डिविडेंड देना है, भैया इसका डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस का देना ना बोलना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना जी। कहीं इसका डिविडेंड दे के आ जाओ खुश होके कि मैंने तो झंडे गाड़ लिए, अगर इसके सामने परसेंटेज दी है तो इसका डिविडेंड देना ही देना है, और इक्विटी से पहले ही देना है, क्लियर है बात। अब 12% डिविडेंड दो, अब किस अमाउंट पे दो, 10 लाख पे दो या 8 लाख पे दो, कंपल्सरी बात सुन लो, इसके अलावा कोई और अजम्पशन लोगे गलत होगी। अगर इशू ऑफ इक्विटी शेयर की डेट गिवन ना हो या इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर की डेट ना गिवन हो, तो हमेशा मानेंगे करंट ईयर के आखिरी दिन इशू हुए होंगे, करंट ईयर के आखिरी दिन रिडीम हुए होंगे, ठीक है जी। बाबू ये 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर कब रिडीम हुए पता नहीं ना, तो करंट ईयर के आखिरी दिन हुए, यानी कि पूरे साल भर कौन से प्रेफरेंस शेयर है, पूरे साल 10 लाख रहे, आखिरी दिन बस 2 लाख रुपए की रिपेमेंट हुई, तो 10 लाख का 12%, 1,20,000 का डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है जी। ऐसे ही ये 10 लाख थे और 2 लाख के इशू हो गए, अगर डेट नहीं पता इशू की तो कब इशू हुए होंगे, करंट ईयर के आखिरी दिन, यानी कि पूरे साल 10 लाख ही रहे, 10 लाख का 10% 1 लाख का डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है जी। अब यही बातें मैं यहाँ चिपका रहा हूं, अगर डिबेंचर यहाँ आएगा लोन यहाँ आएगा तो बेटा इंटरेस्ट भी यहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन या सीसी या बैंक ओडी सबका ब्याज यहीं पर आएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स यहीं पर आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आती है बात बेटा। अगर कह दे इन टैरिम डिविडेंड पे किया, सर याद होगा ये वर्ड आया था वर्किंग नोट्स में, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाते थे, साल के बीच में कोई डिविडेंड दिया, भैया अगर शेयर यही है तो डिविडेंड भी यही आएगा, फाइनेंसिंग का ही पार्ट है। सेम बात प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज द फाइनल डिविडेंड फॉर द करंट ईयर, पिछले साल जो डिविडेंड प्रपोज होता है इसी साल तो फाइनल होता है, पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड ही तो फाइनल डिविडेंड होता है करंट ईयर में, तो बेटा ये भी यही आएगा। सेम बात अगर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर ना दे, सिर्फ आपको कहे फाइनल डिविडेंड पे हुआ, तो वो भी एक ही बात है,
ये 10 बातें। और ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सब समझ में आ गया? क्वेश्चन शुरू करें इस पर बेस्ड। बेटा आज जो हम कर रहे हैं ना 27th इलस्ट्रेशन, ये मैंने वैसे आपके लिए छोड़ा हुआ है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पहला ही क्वेश्चन ये है, ये करवाऊंगा आपसे सॉल्व। ठीक है जी, अभी देखते हैं कितना सॉल्व कर पाते हैं आप। ठीक है जी, 28 और 29 ये बहुत काम के क्वेश्चन है, ये करते हैं जरा सॉल्व। ठीक है पुत्र, इसने कहा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी निकालो, फाइनेंसिंग भी निकालो। अभी मैं सिर्फ फाइनेंसिंग पर फोकस्ड हूं, सिर्फ फाइनेंसिंग की बात करते हैं पुत्र। ठीक है जी, पढ़ें एक बार जरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। बाबू 28 इलस्ट्रेशन है, मेरे को दिखाई देता है इक्विटी शेयर्स पहले 20 लाख के थे, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, ऊपर ईयर भी देखते रहना। बेटा पहले 20 लाख के थे, अब कितने के हो गए? अब बेटा 30 के हो गए, यानी कि 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू हुए होंगे, पैसा आया भी होगा। अच्छा, 10% प्रेफरेंस शेयर पहले 2 लाख के थे, अब 1 ही लाख के रह गए, मतलब रिडीम हुए होंगे 1 लाख रुपए के। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले कुछ नहीं था, 95,000 रुपए का हो चुका है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 4 लाख से 8 लाख हो चुका है, और 10% डिबेंचर में कोई चेंज नहीं है। एडिशनल इन्फो कहती है फ्रेश इक्विटी शेयर वर इशूड ऑन 31st ऑफ मार्च 22 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है जी, वो एडिशनल इन्फो ने कहा जो 31 मार्च 22 में आपको नए फ्रेश इक्विटी शेयर दिख रहे हैं ना 10 लाख रुपए के, 10% प्रीमियम पर इशू हुए हैं, यानी कि 1 लाख रुपए का प्रीमियम भी है। ठीक है जी, इंटरिम डिविडेंड देनी है 8%। बेटा उनको 8% डिविडेंड देने से पहले इनका 10% मत बोलना। और अगर मेरे को ये नहीं पता ये 10 लाख कब इशू हुए, तो कब इशू हुए होंगे? 31 मार्च 2022, करंट ईयर के आखिरी दिन। ठीक है जी, कहते हैं प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए 31 मार्च 22 को, तो नहीं भी कहता तो भी मैं 31 मार्च 22 को ही मानता। एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, प्रीमियम और रिडेम्पशन वाज चार्ज अगेंस्ट प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर। वेरी गुड बाबू, कहते हैं प्रेफरेंस शेयर 5% प्रीमियम पर रिडीम हुए, रिडीम तो हुए कहते हैं ये प्रीमियम किससे चार्ज किया गया? उसी प्रीमियम से जो रिसीव हुआ है इक्विटी शेयर पर, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम से। ठीक है जी, और अगर आप समझ गए हो, थोड़ा सा इशारा समझे हो फर्स्ट एडजस्टमेंट और थर्ड एडजस्टमेंट का, आपको ये पता लग रहा होगा ये 95,000 कहां से है, पता लग रहा है? इधर देखना, 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू हुए, 10% प्रीमियम है, 1 लाख का प्रीमियम है। 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए 5% प्रीमियम पर, 5,000 रुपए चले गए। 1 लाख का प्रीमियम आया था, 5,000 चला गया, कहां से 95 बचा, ये पता लग रहा है? ठीक है, आओ जी, क्वेश्चन पढ़ते हुए देखते हो मैं कितनी तसल्ली रखता हूँ, उतनी रख लोगे बोर्ड के पेपर में, तो क्वेश्चन हवा में उड़ जाएगा। हवा में कुछ है ही नहीं, इधर देखना, मैं अगर कुछ भी ना लिख क्वेश्चन सॉल्व कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं। देखो नए इक्विटी शेयर इशू हुए, लिख लोगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर, 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू हुए 10% प्रीमियम पर, 11 लाख आ गए। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिख लोगे, 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए 5% प्रीमियम पर, 1.5 चले गए। ठीक है जी, सिक्योरिटी प्रीमियम का अब कुछ को मत करना 95,000 का, क्योंकि ऑटोमेटिकली 95,000 मैंने दिखा दिए, 1 लाख यहाँ दिखा दिए पॉजिटिव, 5,000 यहाँ दिखा दिए नेगेटिव, 95 दिखा दिया। ठीक है जी, उसके बाद P&L का बैलेंस था वो नहीं दिखाना, डिबेंचर में कुछ हुआ नहीं वो नहीं दिखाना। अब रही बात बेटा इंटरेस्ट की और डिविडेंड की। देखो पहले डिबेंचर का इंटरेस्ट ही दो, सबसे अच्छा तरीका तो वही है, फिर प्रेफरेंस का डिविडेंड, फिर इक्विटी का डिविडेंड, जो सीक्वेंस हम पढ़ते आते हैं बिजनेस स्टडीज में। 10 लाख का 10%, 1 लाख का डिविडेंड, सॉरी 1 लाख का इंटरेस्ट। अब दो प्रेफरेंस का डिविडेंड। बेटा प्रेफरेंस को डिविडेंड कितना देना है? ये जो 1 लाख के रिडीम हुए कब हुए होंगे? साल के आखिरी दिन, मतलब पूरे साल भर कितने प्रेफरेंस शेयर होंगे? 2 लाख, 2 लाख का 10%, 20,000, 20,000 लो जी, 20,000 दे। ठीक है जी, अब ये मत करना कि कहीं रिडेम्पशन पर प्रीमियम देखा या सिक्योरिटी प्रीमियम देखा और उस पर ब्याज लगानी शुरू कर दिया, डिविडेंड लगाना शुरू कर दिया। डिविडेंड ब्याज सब किस पे लगता है? फेस वैल्यू पे। ठीक है ना जी, अब बेटा
8% क्वेश्चन ने कहा था इंटरिम डिविडेंड भी इक्विटी शेयर पर। इक्विटी शेयर बेटा 20 लाख से 30 लाख हो गए, ये 10 लाख कब इशू हुए होंगे? आखिरी दिन, मतलब पूरे साल तो 20 ही लाख रहे ना, 20 लाख का 8% डिविडेंड दे दो, 1,60,000, 1,60,000 का डिविडेंड दे दो, क्वेश्चन खत्म। इजी, समझ में आया? ये देखो, खैर अच्छा, मैंने तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व भी नहीं करी। 11, 1, 5, 20, 1,60 और 1,00,000, मेरा भी सब यही है। डन, आगे बढ़ जाए। चलो जी, नेक्स्ट वन करते हैं। मुझे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है और 4-4 आइटम गिवन है और 4-4 एडजस्टमेंट। वेरी वेरी गुड, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। पढ़ते हैं जी बेटा। सबसे पहली इन्फो है इक्विटी शेयर 20 लाख से फिर 30 लाख हो गए, ठीक है। डिवेंचर 12% डिवेंचर 3 लाख से 0 हो गए, मतलब रिडेम्पशन हो गया इनका। 10% डिवेंचर 0 से 5 लाख हो गए, मतलब इशू हो गए। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख से 80,000 हो गया, मतलब बैंक ओडी की भी पेमेंट कर दी आपने 20,000, ठीक है। चार बातें तो ये है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 एक्स लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स। बहुत काम की बात, पता नहीं आप समझे कि नहीं समझे, मैं समझ गया, अभी समझा भी दूंगा कि क्या मतलब इस चीज का, ठीक है जी। बाबू कहते हैं 12% डिवेंचर वर रिडीम्ड एट, ये जो 12% डिवेंचर थे रिडीम हुए थे 3 लाख से 0 हुए थे, कहते हैं रिडीम्ड ऑन 1 जुलाई 22। अच्छा जी, कब रिडीम हुए? 1 जुलाई 2022 को, मतलब 3 महीने तक तो ये डिवेंचर रहे हैं, 3 महीने की ब्याज तो इनकी भी देनी पड़ेगी। और जो नए 10% डिवेंचर इशू हुए हैं कहता है सेम डेट पर हुए, यानी कि 1 जुलाई को, और वो हुए 5% डिस्काउंट पर, ठीक है जी। लेकिन ब्याज निकालते टाइम डिस्काउंट हो प्रीमियम सब इग्नोर कर देना। 5 लाख रुपए के डिवेंचर इशू हुए ना, वो बात अलग है, डिस्काउंट पर इशू हुए। कब इशू हुए? 1 जुलाई को, तो कितने महीने का ब्याज? 9 महीने का ब्याज इस पे देना पड़ेगा। और उसके बाद कहता है प्रपोज डिविडेंड भी है इक्विटी शेयर कैपिटल पे प्रीवियस ईयर का 8%। बेटा प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर इज द फाइनल डिविडेंड फॉर द करंट ईयर, 8% डिविडेंड भी दे देंगे, पर इनका डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड होता तो वो देख लेता, ठीक है जी। आगे बढ़ जाए। और लास्ट बात, इंटरेस्ट भी देना है बैंक ओडी पर 10,000 रुपए, ठीक है। अब सुनो जी बात, फर्स्ट पॉइंट किसी को समझ में आया कि आपने बोनस शेयर इशू करे 2:1 में? मैंने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, जो मैं 100 दिन का चैलेंज चल रहा है, बोनस शेयर की एक शॉर्ट डाली हुई है मैंने, एक नहीं 2 डाली हुई है, पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं। बोनस शेयर की एंट्री क्या होती है? बोनस शेयर की एंट्री होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है बोनस शेयर इशू करने की, ठीक है जी। अब आप, उसने बोला कि पिछले साल आपके इक्विटी शेयर 20 लाख थे, करंट ईयर में हो गए 30 लाख, ठीक है जी। और आपने बोनस शेयर इशू करे हैं 2:1 में। 2:1 का मतलब समझते हो? जिनके पास 2 शेयर है उनको 1 दिया, यानी कि जिनके पास 20 लाख के शेयर है उनको आपने 10 लाख के शेयर गिफ्ट करे। अगर 20 लाख के थे और 10 लाख के गिफ्ट करे तो टीसी तो हो जाने थे। और एंट्री क्या हुई होगी? यही तो हुई होगी कि आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस अपने प्रॉफिट को कम कर दिया और शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया। अब ये मत कराना कि लिखा हो इशू ऑफ शेयर 20 से 30 देखा 10 लाख रुपए, कुछ भी नहीं आया, इससे कोई इनफ्लो हुआ क्या? नॉर्मली इक्विटी शेयर इशू करने की एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल, वहां पैसा आता है, इनफ्लो होता है। पर यहाँ तो इनफ्लो भी नहीं हुआ, यहाँ तो बोनस शेयर के तौर पे इशू हुए, तो पैसा तो कहीं आया ही नहीं। तो ये जो 20 से 30 हुए, इसका कोई भी इंपैक्ट मेरे अकाउंट्स पर नहीं पड़ेगा, ना इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो। समझ आई बात? अब ये जो 3 लाख रुपए के डिवेंचर ये रिडीम हो गए, 5 लाख के इशू हो गए, 3 लाख के डिवेंचर हो गए रिडीम, 5 लाख के इशू हुए, पर बेटा 5% डिस्काउंट पर, इसका 5% 25,000, यानी कि जो पैसा है वो 475 ही आए। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर, ठीक है जी। लास्ट बात, बैंक ओडी 1 लाख से 80,000 हो गया था शायद, 20,000 रुपए बैंक ओडी में चले, ठीक है। अब बाकी बातें,
बेटा मुझे इंटरेस्ट भी देना है डिवेंचर का। बैंक ओडी पे इंटरेस्ट है 10,000, एक तो वो देख लो, 10,000 बैंक ओडी का इंटरेस्ट। अब इन दोनों का इंटरेस्ट भी था। बेटा ये कहा उसने 3 लाख के डिवेंचर 1 जुलाई को रिडीम हुए, ये 12% डिवेंचर थे, 1 जुलाई को रिडीम हुए, तो 3 महीने का ब्याज कितना, 9,000 तो इसका ब्याज। और जो नए 5 लाख के डिवेंचर आपने इशू करे, ये 10% वाले डिवेंचर थे, उसने कहा ये भी सेम डेट पर इशू है 1 जुलाई को, यानी कि साल खत्म होने में कितने महीने हैं, 9 महीने। 3/4 यानी कि आ गया 37,500, 37,500 और 9,000, 46,500 की ब्याज डिवेंचर की है अलग अलग। ठीक है जी, 9,000 इनकी, 37,500 इनकी। ठीक है, आखिरी बात, इक्विटी शेयर पे भी कुछ ना कुछ डिविडेंड था 8%। बेटा 8% ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि पहली बात तो ये अगर डेट ऑफ इश्यू नहीं पता था कब इशू हुए होंगे, आखिरी दिन, पूरे साल भर कितने रहे होंगे इक्विटी शेयर, 20 लाख। दूसरी बात, ये प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर तो थे ही 20 लाख के, 20 लाख पे 8% मतलब 1,60,000 ही देना मुझे डिविडेंड, 1,60,000 दे दो, 1,60,000 का डिविडेंड प्रपोज कर दिया। अब एक बार इनकी शक्लें देख लो, 3 लाख माइनस 4,75, 20, 10, 46,500 और 1,60,000। इधर देखो जी आंसर, 3 लाख माइनस 4,75, 46,500, 20, 1,60 और 10 सेम है मेरा। डन, समझ में आ गया सारा। 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए पर हाथ पकड़ा सकता हूं, गला नहीं है। ठीक है ना जी। अब सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ गड़बड़ ना होने पाए, ध्यान से बिल्कुल आराम से पढ़ के इसको करना। ठीक है जी, आपके 5 मिनट शुरू हो रहे हैं, अब स्टार्ट कर। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 30 तक आपके होमवर्क है। ठीक है जी, 31 से बड़े क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है जी, एक दिन का टारगेट ये होगा कि मैं बोर्ड पे करूंगा 5 क्वेश्चन। ठीक है, एक दिन का टारगेट होगा मैं बोर्ड पे 5 क्वेश्चन करूंगा। ठीक है जी, जितने मैं करूंगा उतने ही आप करोगे। ठीक है, बुक के क्वेश्चन 3 दिन में खत्म कर देंगे और फिर पास्ट ईयर शुरू हो जाते हैं। फिलहाल आज रखते हैं, आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।